हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में सेकेंड ईयर में MPSE 001 का सब्जेक्ट है, यानी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें उनके पास में भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड वाला सब्जेक्ट है और वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी के लिए हम जून 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हम बिल्कुल डिटेल से ये समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों का एक सही अप्रोच, सही आंसर्स आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हो। क्योंकि सेकेंड ईयर में आने के बाद में आपकी बहुत सारी चीज़ें एग्जाम की बदल जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में आप सभी के लिए 3 आवर्स का पेपर होता है, एग्जाम होता है आपका, लेकिन सेकेंड ईयर में ओनली 2 आवर्स का होता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ईजी आते हैं और तो आप इजीली कर पाओगे। बस आप लोग ये कह सकते हो कि देखो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा भी हुआ है कि 2 घंटे का पेपर आएगा आप सभी का और 50 मार्क्स का होगा। सेकेंड ईयर में ये चीज़ हो जाती है आपकी कि एक क्वेश्चन जो है आप सभी का वो कितने मार्क्स का आपका हो जाता है, 10 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन अगर हम सेकेंड ईयर के अंदर यही बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो है आप सभी का यहाँ पर 20 मार्क्स का होता है। तो एब्सोल्युटली आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर आपको कम लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के एग्जाम में आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके पेपर में 2 भाग आएंगे और प्रत्येक भाग से कम आपको कितने प्रश्न, 2 प्रश्नों को चुनना है और 5 टोटल प्रश्न देने हैं। जैसे आपको मैं बात करूँ, नंबर 10 तक आपके प्रश्न होंगे। इन नंबर 10 तक प्रश्न के अंदर आप सभी को 2 सेक्शन आएंगे। ये सेक्शन 1 है, 2 क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आप कर सकते हो, 2 क्वेश्चन यहाँ से कोई भी कर सकते हो। जो आपका 5वां क्वेश्चन होगा आप अपनी मर्जी से कहीं से भी दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सबसे पहली बात, कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसा होता है कि हिंदी में थोड़ा गलत भी आता है, तो 15 मिनट आपको पेपर में क्वेश्चन पढ़ने के मिलेंगे। तो इसीलिए आप क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल एक बार आप पढ़ के रखना, ताकि आप लोग जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो आप क्वेश्चन सही करना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति को निर्धारण करने की व्याख्या कीजिए। तो भारत की विदेश नीति, देखो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी देश, कोई भी कंट्री है, जब वो अपने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाता है और दूसरे देशों के साथ जब अपने संबंध बनाता है तो उसके लिए कुछ चीज़ों की, कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और वही सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारी विदेश नीति को या फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दें, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो 2 बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहली बात तो निर्धारण करने वाले 2 तत्व कह सकते हो आप। एक तो आपकी आंतरिक तत्व, आंतरिक, और दूसरा आपका बाह्य। इस आंतरिक का मतलब आप राष्ट्रीय भी कह सकते हो और आप यहाँ पर बाह्य का मतलब विदेशी भी कह सकते हो। बाह्य का मतलब क्या है, आप विदेशी भी कह सकते हो। तो आंतरिक तत्व में हमारे देश के अंदर की बात आएगी, बाह्य तत्व में हमारी विदेश की बात आएगी। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं विदेश नीति आखिर होती क्या है, तो विदेश नीति को सिंपलवाइज में आप ये भी कह सकते हो, कोई भी देश पूरी तरीके से अलग थलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। हर एक देश को विकास करने के लिए कुछ ऐसे देशों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं और इन संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारी विदेश नीति कहलाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि विदेश नीति जो होती है ये किसी भी देश की इस बात पर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है। कोई देश इस चीज़ को ज़्यादा समझता है, जिस देश से उसको ज़्यादा हित होता है वो हमेशा उस देश से अच्छे संबंध बना के रखता है। जिस देश से उसको नुकसान होता है तो वो उस देश से अपनी थोड़ी शत्रुता रखता है या फिर अपनी दुश्मनी रखता है, आप ये भी कह सकते हो। तो भारत की विदेश नीति के निर्धारण करने में आंतरिक और बाह्य दोनों कारण है। आंतरिक कारण में जैसे भारत की जनता, भारत के ऐतिहासिक परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के लोगों का राष्ट्रीय हित और भारत की सुरक्षा, ये सारी की सारी बातें भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती है। वहीं बाहरी नीतियों की बात करें तो हमारा जैसे विदेशी व्यापार है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के साथ हमारे आपसी संबंध है, या तीसरी बात कहते हैं हम कि यूएनओ या जो अदर हम समूहों में शामिल है, जैसे ईयू में शामिल है, ईयू में नहीं G20 में हम शामिल है, सॉरी ईयू में नहीं है, G20 में, यूएनओ में शामिल है, हम ब्रिक्स के अंदर शामिल है, हम और भी ऐसे संगठनों के अंदर शामिल है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो उन संगठनों की वजह से हमारे देश के अंदर विदेश नीति जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको निर्धारण करने में काफ़ी हद तक भूमिका बढ़ जाती है। हालांकि सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें।
सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखो फॉरेन पॉलिसी लेकर आप सभी के पेपर में 2 क्वेश्चन कम से कम और 3 क्वेश्चन आपको वैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारत की विदेश नीति के जटिल अन्योन्याश्रय और परिप्रेक्ष्य को व्याख्या करना है आपको। यहाँ पर बताना, देखो कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको हिंदी में समझ नहीं आएंगे, तो आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली परिप्रेक्ष्य आपका पूरा मीनिंग खराब कर रहा है तो आप जाइए डायरेक्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स, है ना, इंटरडिपेंडेंस जो होता है प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया इन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की फॉरेन पॉलिसी किन किन बातों पर जो है इंटरडिपेंड है। इंटरडिपेंड का मतलब हो जाता है आपका किन देशों के ऊपर ये डिपेंड है, पूरी तरीके से हम ये बात कह देंगे, किन बातों के ऊपर निर्भर करती है, किन बातों पर आश्रित करती है। तो ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग उसके अंदर आप सेम बात है। आप फर्स्ट क्वेश्चन आराम से इजीली अटेंड कीजिए, इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इस क्वेश्चन को आप अटेंड मत कीजिए क्योंकि इससे ज़्यादा आसान आप सभी के लिए ये थर्ड क्वेश्चन जाने वाला है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है भारत और चीन के विवादों की चर्चा कीजिए। तो भारत और चीन के बीच में मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 विवाद है। पहला है सीमा विवाद और दूसरा है आपका क्षेत्रीय विवाद। सीमा विवाद में जो ऑक्साई चीन का जो प्रदेश है, जो चाइना ने वॉर के टाइम पे कब्जा लिया था, इधर का प्रदेश जो है कश्मीर का, इसको भारत कहता है कि ये हमारा सीमा विवाद है। भारत की सीमा में आता है, जम्मू कश्मीर की सीमा में आता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर ने ऑक्साई चीन का प्रदेश जो है वो कब्जा रखा है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि भारत से चीन का सीमा विवाद चलता है। दूसरे विवाद की बात करते हैं, सीमा विवाद के अंदर ही क्षेत्रीय विवाद। क्षेत्रीय विवाद हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा डोकलाम विवाद, ऐसे बहुत सारे समय समय पर विवाद देखने को मिलते हैं जिन विवादों को हम देख सकते हैं। जैसे मैकमोहन लाइन आप सभी की भारत और चीन की सीमा रेखा है और उस सीमा रेखा को कई बार चाइना पार करता है। चाइना का कहना है कि भारत जैसे देश से हमारा सीमा को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ, समझौता हमारा ब्रिटेन से हुआ था और दूसरी बात ये सारी की सारी टेरिटरी जो है वो हमारी है। तो इस योजना या इस तरीके की वजह से चाइना और हमारे के बीच में विवाद रहता है, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि भाई भारत की विदेश नीति में राजीव गांधी का योगदान बताइए। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रखे हैं। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे भी भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है इसको एक्सप्लेन कर रखा है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कैसे रहा है, राजीव गांधी जी के टाइम पे कैसे रहा है, नरसिम्हा राव जी जब पीएम थे तब कैसे रहा है, यानी एनडीए की सरकार थी तो उस समय कैसे भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, ये भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर रखा है। तो अलग अलग प्रधानमंत्री के टाइम पे मैंने आप लोगों के लिए करा रखा है, तो आप ये वीडियो भी देखिए। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लोगों के पेपर में आपके 100% आएंगे। ये 2 क्वेश्चन आप करके जाना, आपके पेपर में बार बार ये पूछे जाते हैं। देखो फॉरेन पॉलिसी से पहला क्वेश्चन ये है, मैंने कहा था 3 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने फॉरेन पॉलिसी को लेकर, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के पेपर में ये है और तीसरा क्वेश्चन आप देखोगे तो तीसरा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 में से आप फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के संबंध बताइए। तो ये संबंध वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। यूरोपियन यूनियन आप सभी को पता है ये अधिकतर विकसित देशों का समूह है। इसके अंदर सभी देशों ने साझा वीजा नीति कर रखी है। और भारत के संबंध की बात करते हैं अगर यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो भारत के संबंध अच्छे हैं क्योंकि जब भारत ने धारा 370 खत्म करी और 35A हटाया जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये चेक करने के लिए कि यहाँ पर मानव अधिकारों का वायलेंट तो नहीं हो रहा, वो वहाँ पर चेक करने के लिए। इसके अलावा भारत से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश भारत से कहाँ पर यूरोप के अंदर कमाने के लिए जाते हैं। भारत के बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो यूरोप के कई देशों में कई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, यहाँ पर वहाँ पर उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सार्क का, SAARC। सार्क है क्या, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के गठन के लिए कोई जिम्मेदार कारण बताओ। तो दक्षिण एशिया जब हम सार्क की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आ जाना चाहिए, यहाँ पर हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं और दक्षिण एशिया में भारत सहित अगर हम बात करें भारत को मिलाकर उसी के अंदर टोटल नंबर तक है तो 8 देश आते हैं। इसमें ये एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहता है क्योंकि आपसी देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा विश्व के अलग जो विकसित देश है उन सभी देशों को मिलता है। तो इन हम देशों को ये समझने की जरूर आवश्यकता है सार्क के देशों की, ये हमारे संसाधनों का उपयोग करके विकसित देश कैसे तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सार्क की गठन के लिए काफी हद तक इस बात को हम कह सकते हैं। दूसरी बात, हम अपने विवादों को आप आसानी से सुलझा सकें, तेज गति से दक्षिण एशिया में विकास कर सकें, इन सभी को ही हम इसका एक मुख्य घटक मान सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें लुक ईस्ट नीति क्या है। एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी
और एक आप सभी का है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो दोनों पॉलिसी अलग अलग है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर क्या है कि भाई मोदी जी के आने के बाद में उन्होंने कहा, और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, इस पॉलिसी की शुरुआत जो है आप सभी के मनमोहन सिंह जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि हमें आसियान के देश, जो आसियान के देश है, उन देशों से हमें अच्छे संबंध स्थापित करने। रीजन इसके पीछे ये है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने में, हमारे देश की संस्कृति को बनाए रखने में इस संगठन की बहुत भूमिका है। क्योंकि विश्व में कहने के लिए तो बहुत सारे आर्थिक संगठन है, लेकिन सारे के सारे संगठन क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को खो दे रहे हैं। उनके ऊपर वैश्वीकरण की छाप देखने को मिल रही है। लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने ये देखा कि केवल देशों की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उन देशों के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित करने, और भारत की विदेश नीति पर या भारत की विदेशी मामले जो है पूर्वी एशिया के संबंध में, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इस वाले क्वेश्चन को इसके अंदर डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इराक संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को टिप्पणी कीजिए। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भारत ने ये बात कही, जो इतने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ, लोगों की हत्याएं हुई, और साथ ही साथ में बहुत से लोगों को अपने स्थान छोड़कर दूसरे जगहों पर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, अपने स्थान को छोड़कर वो चले गए। तो ऐसे देश के अंदर ये सब चीजें होना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम भारत की प्रतिक्रिया हम ये कह सकते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की बहुत भूमिका है। सुरक्षा परिषद में विश्व में सबसे ज्यादा नंबर पर जो है सुरक्षा परिषद की सदस्यता पाने वाला देश भारत उनमें से एक है। पहली बात आपको एक क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात आप सभी को एक क्लियर होनी चाहिए कि यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर 1945 को बना था, लेकिन भारत इसमें ठीक 5 या 6 दिन आप कह सकते हो 30 अक्टूबर इस टाइम पे क्या हो गया था, 1945 में इस पे शामिल हो गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, देखो और भी चीजें इसके अंदर डाल सकते हो। भारत एक परमाणु हथियार शक्ति संपन्न देश है, लेकिन भारत क्या करता है, भारत ऐसे देशों से हमेशा कहता है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, हमें हथियारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें साथ ही साथ में विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने में मदद करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद जो है वो क्या है, इसको लेकर मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद मैंने बता रखा है। आतंकवाद जिसे इंग्लिश में हम टेररिज्म कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इंग्लिश में डर से, टेरर जो वर्ड है या फिर टेरर वर्ड है, उसका मतलब होता है थरथराना या कांपना। जब कुछ ऐसे संगठन जब अपनी बातों को मनवाने के लिए लोगों को आतंकित करते हैं, लोगों को डराते हैं और साथ साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की श्रेणी दी जाती है। पोखरण सेकंड की बात करें तो पोखरण सेकंड क्या था भाई, 1998 में भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे मई का महीना था। इस टाइम पे क्या किया गया, परमाणु परीक्षण किया गया। इसे ही पोखरण सेकंड कहा जाता है। पोखरण नामक के स्थान पर जैसलमेर की ये घटना घटी थी, और इसके बाद भारत पे बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए थे, भारत से विदेशी व्यापार खत्म कर दिए थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग थलग कर दिया जा रहा था। लेकिन फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी स्पीच में डायरेक्टली कहा कि भारत अपनी परमाणु की क्षमता न्यूनतम रखेगा। यही कारण है कि हमारे पास पाकिस्तान से भी तुलना में कम परमाणु हथियार है। दूसरी बात, भारत ये जो हथियार बना रहा है, ये ना तो किसी को डराने के लिए, ना ही किसी को धमकाने के लिए, बल्कि सामूहिक सुरक्षा के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई पोखरण सेकंड क्या था। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। अब आशा करता हूँ आप सभी को ये पेपर का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जो मैंने आप सभी के लिए समझाया है। बाकी अगर आप लोग अभी हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हो। लगभग 1200 लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी, तो आप क्वेरी हमसे रिजॉल्व करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक है, आप इंस्टाग्राम पर या और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन जगह पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये पेपर की वीडियो कैसी लगी। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपने ये भी देख लिया। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट ऐसी बना दूंगा जिसमें हम कंप्लीट और सारी की सारी जो क्वेश्चन पेपर की वीडियो है वो दिख जाएगी, ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पक्का पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करो। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय